नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम आकाश है। तो चलिए अब यह कहानी आकाश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं मूल रूप से तो हरियाणा का रहने वाला हूं। लेकिन उस खौफनाक घटना के वक्त मैं अपने दो दोस्तों के साथ राजस्थान के एक छोटे से सुनसान इलाके में रहता था। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी के उस सबसे काले अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी भयानक घटना जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस हादसे के बाद हम तीनों दोस्त फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। ये एक ऐसी कहानी है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है और सर्द रातों में नींद कोसों दूर भाग जाती है। बात उन दिनों की है जब मैं, किशन और रामू हम तीनों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए राजस्थान आए थे। शहर की महंगी कोचिंग और हॉस्टल का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं थी, इसलिए हमने शहर से थोड़ी दूर एक काफी पुराने और सुनसान से इलाके में एक कमरा किराए पर ले लिया था। हमारा मकसद बस एक ही था, दिन रात मेहनत करके एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पाना और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना। हमारा कमरा एक पुराने से मकान की पहली मंजिल पर था, जिसमें बस एक बड़ा सा हॉल और साथ में जुड़ा हुआ एक छोटा सा किचन और बाथरूम था। मकान मालिक नीचे अपनी दुकान चलाते थे और उन्हें हमसे कोई खास मतलब नहीं था। हमारे लिए यह जगह बिल्कुल सही थी। आसपास ज्यादा शोर शराबा नहीं था, किराया भी कम था और पढ़ाई के लिए शांति का माहौल मिल जाता था। हम तीनों की दोस्ती भी काफी गहरी थी। हम साथ खाते, साथ पढ़ते और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। रामू हम तीनों में सबसे शांत और सुलझा हुआ था। उसे दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं था, वो बस अपनी किताबों में खोया रहता था। मैं थोड़ा बहुत सामाजिक था, लेकिन ज्यादातर समय पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। लेकिन किशन, वो हम दोनों से बिल्कुल अलग था। वो था तो दिल का बहुत अच्छा और यारों का यार, लेकिन उसका गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना उसकी आदत थी। उसकी इसी गुस्सैल आदत की वजह से कई बार मुश्किलें खड़ी हो जाती थीं। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसकी तो हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। काश उस दिन हमने किशन की बात मान ली होती या उसे रोक लिया होता, तो शायद आज हमारी जिंदगियां कुछ और होती। वह जून की एक तपती हुई दोपहर थी। बाहर लू चल रही थी और कमरे में कूलर की घरघराहट के बावजूद गर्मी से बुरा हाल था। हम सुबह से लगातार पढ़ रहे थे और अब दोपहर तक आते आते दिमाग पूरी तरह थक चुका था। रामू एक कोने में बैठा इतिहास के पन्ने पलट रहा था और मैं गणित के सवालों में उलझा हुआ था। तभी किशन, जो काफी देर से बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहा था, अचानक बोला, यार अब और नहीं पढ़ा जाता, दिमाग का दही हो गया है। मैंने बिना नजर उठाए कहा, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, अगले महीने परीक्षा है, तुझे पता है ना। किशन झुंझलाकर बोला, अरे पता है, सब पता है, लेकिन मशीन थोड़ी हैं हम। सुबह से एक ही जगह बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। कुछ मजेदार करते हैं आज। रामू ने किताब से नजरें हटाकर पूछा, क्या मजेदार करना है तुझे? बाहर जाकर लू में सिकना है क्या? किशन की आंखों में एक चमक सी आई। वो हमारे पास आकर बोला, नहीं यार, आज रात चिकन पार्टी करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। हम जानते थे कि किशन को चिकन बहुत पसंद है और जब उसका मन होता था तो वो किसी की नहीं सुनता था। बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं और रामू मान गए। हमने फटाफट एक फूड डिलीवरी ऐप खोली और पास के ही एक रेस्टोरेंट से चिकन करी और रोटियों का ऑन ऑर्डर कर दिया। ऐप पर डिलीवरी का समय 40 मिनट दिखा रहा था। ऑन ऑर्डर करने के बाद हम तीनों थोड़ा शांत हुए और वापस अपनी अपनी किताबों में लग गए। लेकिन अब किसी का भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। सबको बस खाने का इंतजार था। 40 मिनट, 50 मिनट और फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन खाने का कोई अता पता नहीं था। अब किशन की बेचैनी फिर से बढ़ने लगी थी। वो बार बार ऐप पर डिलीवरी बॉय की लोकेशन देख रहा था, जो पिछले 20 मिनट से एक ही जगह पर अटकी हुई थी। उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंचने लगा था। वो बड़बड़ा रहा था, इन लोगों को कोई काम ढंग से करना नहीं आता, पैसे पूरे लेते हैं और सर्विस के नाम पर ठेंगा। आने दो बस उसे, मैं बताता हूं। मैं और रामू उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे
हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो या उसकी बाइक खराब हो गई हो। आ जाएगा, तू शांत रह। लेकिन किशन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। लगभग 1.5 घंटे के बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी और एक दुबला पतला सा लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी, हाथ में खाने का पैकेट लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सा डर। किशन दरवाजा खोलकर उस पर टूट पड़ा। बड़ी जल्दी आ गया तू, क्या रास्ते में सो गया था? लड़के ने डरते हुए कहा। नहीं साहब, वो मेरी बाइक पंचर हो गई थी, दुकान ढूंढने में बहुत देर हो गई। तो फोन करके बता नहीं सकता था? किशन की आवाज और ऊंची हो गई। किया था साहब, पर आपका फोन नहीं लग रहा था, लड़के ने धीरे से कहा। इस बात ने जैसे आग में घी का काम किया। किशन लगभग उस पर चिल्लाया, जबान लड़ाता है मुझसे, एक तो लेट आया, ऊपर से बहाने बना रहा है। नहीं चाहिए हमें यह खाना, ले जा इसे वापस, हम पैसे नहीं देंगे। अब लड़के की आंखों में भी गुस्सा और बेबसी झलकने लगी। वो बोला, साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इतनी गर्मी में मेहनत करके आपका ऑर्डर लाया है, आप ऐसे वापस नहीं कर सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन किशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो जाने दे, हमें क्या, जब टाइम पर डिलीवरी नहीं दे सकते तो नौकरी करने का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। ले जाए इसे और दफा हो जाए यहां से। लड़का लगभग गिड़गिड़ाने लगा। साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये खाना वापस नहीं होगा। बात बढ़ गई। मैं और रामू भी किशन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेचारे गरीब आदमी का नुकसान हो जाएगा, लेकिन किशन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में उस लड़के की आंखों में नफरत भर गई, एक ऐसी नफरत जिसे देखकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, ठीक है साहब, मत लो, लेकिन याद रखना तुमने एक गरीब की मेहनत और उसके खाने का अपमान किया है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो बेहद डरावना था। वो कोई आम गुस्सा नहीं था। फिर वो जोर जोर से बद्दुआएं देता हुआ, तेरा सत्यानाश हो, तू कीड़े पड़कर मरेगा। ये कहते कहते वो तेजी से खाने का पैकेट लेकर सीढ़ियां उतरकर चला गया। हम बस उसे जाते हुए देखते रहे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उस लड़के की बद्दुआएं हवा में तैर रही थीं। किशन का गुस्सा अब थोड़ा उतर चुका था, लेकिन उसकी अकड़ उसे गलती मानने नहीं दे रही थी। रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, यह ठीक नहीं हुआ किशन, तुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। किशन चिढ़कर बोला, तो मैं क्या करता, पूजा करता उसकी? हम अभी इसी बात पर बहस कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब खाने के लिए क्या करें। भूख बहुत जोर से लगी थी। करीब 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। हमने सोचा शायद मकान मालिक होंगे। किशन ने गुस्से में जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जो खड़ा था उसे देखकर हम तीनों के होश उड़ गए। बाहर वही डिलीवरी बॉय खड़ा था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला पड़ रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं, जैसे शीशे की बनी हों। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस चुपचाप हाथ में खाने का वही पैकेट लिए खड़ा रहा। किशन ने हैरानी से पूछा, तुम फिर आ गए? मैंने कहा, ना हमें नहीं चाहिए। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खाली नजरों से किशन की तरफ देखा और पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसकी इस खामोशी से हम थोड़ा घबरा गए। हमें लगा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो माफी मांगने आया है। किशन ने भी सोचा कि बेचारे का नुकसान क्यों करें, भूख तो लगी ही थी। उसने चुपचाप उसके हाथ से खाने का पैकेट ले लिया। ठीक है, लाओ, पैसे कितने हुए? किशन ने पैकेट पकड़ते हुए कहा। यह कहकर किशन पैसे लेने के लिए कमरे में मुड़ा जहां उसका पर्स रखा था। उसने पर्स से पैसे निकाले और जैसे ही वह वापस दरवाजे की ओर पलटा, वो डिलीवरी बॉय वहां नहीं था, वो गायब हो गया था। हम भांपकर बाहर सीढ़ियों तक गए, नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी बाइक भी नीचे नहीं थी। इतनी जल्दी किसी का सीढ़ियां उतरकर गायब हो जाना नामुमकिन था। सीढ़ियों पर कोई आवाज भी नहीं हुई थी। हम हैरान परेशान एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। ये कहां गया? रामू ने कांपती हुई आवाज में पूछा। किशन के हाथ में खाने का पैकेट था। वो भी हैरान था। पता नहीं यार, अजीब आदमी था, शायद जल्दी में होगा। लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ घर करने लगा था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। उस एक पैकेट ने हमारे शांत जीवन में एक ऐसे खौफनाक तूफान की शुरुआत कर दी थी जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। वो रात हमारी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली थी। उस रात के बाद जो शुरू हुआ
वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे, डर और मौत का एक नंगा नाच था। दोस्तों, उस डिलीवरी बॉय के पलक झपकते ही गायब हो जाने के बाद हमारे कमरे में जो सन्नाटा पसरा था वो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक था। हम तीनों अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे और हमारी आंखें उस एक खाने के पैकेट पर टिकी थीं जो किशन के हाथ में था। वो पैकेट अब सिर्फ खाना नहीं था, वो एक अनसुलझा सवाल था, एक अनजाना खौफ था। बाहर रात का अंधेरा गहरा रहा था और कमरे के अंदर हमारे दिलों में डर का। रामू, जो हम सब में सबसे समझदार था, सबसे पहले उस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकाश, किशन, ये खाना ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैंने तुरंत उसकी बात से सहमति जताई। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। हाँ, रामू सही कह रहा है। पहले वो लड़कर गया, फिर अचानक वापस आ गया और अब ऐसे गायब हो गया जैसे कोई भूत हो। किशन, फेंक दे इस पैकेट को भाई, इसमें कुछ सही नहीं है। हम दोनों उस पैकेट की तरफ बढ़े ही थे कि किशन की भारी आवाज ने हमें रोक दिया। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? हमने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर या हैरानी का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चिढ़ थी, जैसे हम उसकी भूख के बीच में आ रहे हों। वो बोला, अरे कोई अजीब आदमी था, शायद जल्दी में होगा इसलिए बिना पैसे लिए चला गया। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? और वैसे भी मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। यह कहकर वो हमारी तरफ देखे बिना मेज की तरफ बढ़ा और उस पैकेट को खोलने लगा। मैं और रामू चीख पड़े, नहीं किशन, मत खोल उसे, फेंक दे भाई। लेकिन उसने हमारी एक न सुनी, जैसे हमारे शब्द उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उसने पैकेट खोला और जैसे ही ढक्कन हटा, चिकन करी की एक तेज मसालेदार महक पूरे कमरे में फैल गई। सच कहूं तो एक पल के लिए मेरे मुंह में भी पानी आ गया। खाना देखने में बिल्कुल सामान्य, बल्कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गाढ़ी ग्रेवी के ऊपर तेल तैर रहा था और चिकन के टुकड़े करीने से रखे हुए थे। किशन ने एक गहरी सांस लेकर उस महक को अपने अंदर भरा और बोला, वाह, खुशबू तो जबरदस्त है। तुम दोनों को नहीं खाना तो भूखे मरो, मैं तो चला खाने। यह कहकर उसने प्लेट निकाली, उसमें करी डाली और रोटियों का पैकेट खोलकर बैठ गया। हम दोनों अविश्वास से उसे देखे जा रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद हम ही बेवजह डर रहे हैं, शायद किशन सही कह रहा हो, लेकिन मेरे दिल का कोई कोना यह मानने को तैयार नहीं था। भाई, कम से कम एक बार सोच ले, रामू ने आखिरी कोशिश की। किशन ने पहला निवाला मुंह में डालते हुए कहा, सोच लिया, और यह बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। मैं और रामू वहीं पास में चारपाई पर बैठ गए और उसे खाते हुए देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम उसे देख रहे थे, हमारा डर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। किशन खाना नहीं खा रहा था, वो जैसे उसे निगल रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो ना तो हमारी तरफ देख रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। उसकी आंखें बस प्लेट पर गड़ी हुई थीं और उसका हाथ एक मशीन की तरह रोटी तोड़कर ग्रेवी में डुबोकर उसके मुंह तक जा रहा था। कमरे में सिर्फ चम्मच के प्लेट से टकराने की खटक खटक की आवाज गूंज रही थी और वो आवाज उस रात मुझे किसी मनहूस घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। मैंने उसे टोकने की कोशिश की, किशन, अरे भाई, आराम से खा ले, कोई छीन नहीं रहा है। उसने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक पल के लिए सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। दोस्तों, मैं उसकी वो नजर जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी कांच की गुड़िया की आंखें हों। उनमें ना गुस्सा था, ना खुशी, ना कोई और भाव, वो बस खाली थी। ये देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। उसने एक पल के लिए मुझे घूरा और फिर वापस अपनी प्लेट में देखने लगा। रामू ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। वो भी समझ गया था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो रहा है। देखते ही देखते किशन ने सारा खाना खत्म कर दिया। उसने प्लेट को उंगलियों से छांटकर बिल्कुल साफ कर दिया। फिर वो उठा, अपनी प्लेट किचन में रखी और बिना एक शब्द कहे हमारे कमरे के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगा जिसे हम सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो एक छोटा सा पार्टीशन किया हुआ कमरा था जिसका दरवाजा बहुत पुराना और कमजोर था। उसका इस तरह चुपचाप जाना हमें और डरा गया। रामू ने घबरा कर पूछा, किशन, कहाँ जा रहा है? भाई, बात तो कर, क्या हुआ है? किशन दरवाजे पर जाकर रुका। उसने धीरे से पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा, वही खाली और भयानक नजरों से। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। फिर बिना कुछ कहे वो कमरे के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
दरवाजे के लॉक होने की खट की आवाज हमारे कानों में किसी धमाके की तरह लगी। हम दोनों सन्न रह गए। किशन ने कभी ऐसा नहीं किया था। वो गुस्सा होता था, चिल्लाता था, लेकिन इस तरह खुद को कभी बंद नहीं करता था। हमने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। किशन, दरवाजा खोल भाई, क्या कर रहा है अंदर? किशन! अंदर से कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं। हम लगभग 10 मिनट तक दरवाजा पीटते रहे, उसे आवाजें देते रहे, लेकिन सब बेकार। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई है ही नहीं। थक हार कर हम वापस हॉल में आकर बैठ गए। डर के मारे हमारा बुरा हाल था। रामू बोला, आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस खाने में जरूर कुछ था। हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अंदर क्या देखने को मिलेगा, यह सोचकर ही हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने कहा, शायद वो बस गुस्से में हो। जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से थोड़ी देर में अपने आप बाहर आ जाएगा। मैं खुद को और रामू को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह कुछ और है, कुछ बहुत भयानक। तभी हमें अंदर के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। पहले तो हल्की खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दीवार खुरच रहा हो। फिर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई सामान उठाकर फेंक रहा हो। हम दोनों सहम कर उस बंद दरवाजे को देखने लगे। फिर आवाजें बदल गईं। अब अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो कोई गाना या धुन नहीं थी, बस एक बेसुर नीरस हमिंग थी जो लगातार एक ही सुर में चले जा रही थी। वो आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल खाने का मरीज अपनी कोठरी में बंद कुछ बड़बड़ा रहा हो। वो रात हमने कैसे गुजारी, ये मैं और रामू ही जानते हैं। हमें एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। हम दोनों हॉल में ही दरी बिछाकर एक दूसरे से सटकर लेटे रहे। हमारी आंखें उस बंद दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। अंदर से कभी खुरचने की, कभी सामान फेंकने की, तो कभी उस डरावनी गुनगुनाहट की आवाज आती रही। डर के मारे हमने बत्ती भी नहीं बुझाई। हर आहट पर हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता था। हम बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, किशन का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा। कितनी बड़ी गलतफहमी में थे हम। हमें क्या पता था कि सुबह जो दरवाजा खुलेगा वो हमारे लिए जहन्नम का दरवाजा साबित होगा। रात के करीब 3 बजे अंदर से सारी आवाजें आनी बंद हो गईं। अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा उन आवाजों से भी ज्यादा डरावना था। हमने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से पत्ता हिलने तक की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे तैसे कांपते और डरते हुए हमने रात काटी। सूरज की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो हमारी जान में जान आई। रोशनी में डर थोड़ा कम लगता है, लेकिन हमारा डर कम नहीं हुआ था। अंदर अभी भी वैसी ही खामोशी थी। रामू ने हिम्मत करके कहा, अब हमें दरवाजा तोड़ना ही होगा। पता नहीं उसने अंदर खुद के साथ क्या कर लिया हो। मैं भी अब और इंतजार नहीं कर सकता था। हम दोनों उठे और दरवाजे पर गए। हमने एक बार फिर आवाज लगाई, किशन, दरवाजा खोल, देख सुबह हो गई है। कोई जवाब नहीं। हम दरवाजा तोड़ रहे हैं किशन, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और दरवाजे पर अपना पूरा जोर लगा दिया। दरवाजा पुराना था, लेकिन फिर भी काफी मजबूत था। 1, 2, 3 धक्कों के बाद भी वो नहीं टूटा। हम हांफने लगे थे। हमारा दिल किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत आखिरी धक्के में झोंक दी। चरमराने की एक तेज आवाज के साथ लॉक अपनी जगह से उखड़ गया और दरवाजा झटके से अंदर की तरफ खुल गया। एक पल के लिए हम दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे से एक अजीब सी बांसी और ठंडी हवा का झोंका आया। फिर हमने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर हमारी चीख निकल गई। पूरा कमरा तहस नहस था। कपड़े फटे हुए जमीन पर बिखरे थे। किताबें फटी हुई थीं। उसका बिस्तर ऐसे लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। कमरे के कोने में रखी पानी की मटकी फूटी पड़ी थी और उस सब के बीच में फर्श पर किशन बैठा हुआ था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसके आसपास जमीन पर काले बालों के गुच्छे पड़े थे और उसके हाथ में एक कैंची थी। यह देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कांपती हुई आवाज में पुकारा, किशन। मेरी आवाज सुनकर वो धीरे धीरे हमारी तरफ घूमा। दोस्तों, उस मंजर को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो किशन नहीं था, वो हमारे दोस्त किशन का एक भयानक विकृत रूप था। उसने कैंची से अपने बाल खुद ही काट लिए थे।
बेतरतीब तरीके से, कहीं से छोटे कहीं से बड़े, जैसे किसी पागल ने गुस्से में अपने बाल नोच लिए हों। उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, लेकिन उसकी गर्दन, वो अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे एक लय में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाया जा रहा था, एक अजीब सा झटका देते हुए, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो और वो उसे अपनी जगह पर लाने की कोशिश कर रहा हो। उसने हमारी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वो हमें देख ही नहीं रहा था, वो बस दीवार को घूर रहा था और लगातार अपनी गर्दन हिलाए जा रहा था। वो अब हमारा दोस्त किशन नहीं था, वो कोई और था जो हमारे दोस्त के जिस्म में कैद था। उसे उस हालत में देखकर हमारे गले से सिर्फ एक चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसमें डर था, हैरानी थी और अपने दोस्त को इस हाल में देखने का असहनीय दर्द था। दोस्तों, उस टूटे हुए दरवाजे के चौखट पर खड़े होकर अपने दोस्त किशन को उस हालत में देखना, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम पर क्या गुजर रही थी। हमारी दुनिया जैसे एक पल में उलट पुलट गई थी। वो हमारा हंसता खेलता, गुस्सा करने वाला दोस्त नहीं था। वो एक जीती जागती लाश लग रहा था, एक ऐसी कठपुतली जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी और वो उस डोर पर बस अपनी गर्दन हिलाए जा रहा था, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मेरी और रामू की चीखें कमरे में ही घुट कर रह गईं। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हमारा दिमाग सुन्न हो चुका था, कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। इस भयानक सच को स्वीकार करने के बजाय हमारा दिमाग कोई आसान सा जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रामू ने कांपते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, आकाश, इसने कोई नशा कर लिया है। पक्का उस खाने में किसी ने कोई बहुत खतरनाक ड्रग मिला दिया था। मैंने सुना है आजकल ऐसे नशे चलते हैं जिनमें इंसान ऐसा ही हो जाता है। एक पल के लिए मुझे भी उसकी बात सही लगी। हाँ, यही हुआ होगा। किसी ने हमारे साथ कोई बहुत बुरा मजाक किया है। किशन किसी खतरनाक नशे के असर में है। यह सोचकर डर थोड़ा कम हुआ और उसकी हालत पर चिंता हावी हो गई। हमने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। कमरा किसी कसाई खाने जैसा लग रहा था। जमीन पर बिखरे बाल, फटा हुआ सामान और उन सब के बीच बैठा हमारा दोस्त। हम उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। मैंने डरते डरते अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे धीरे से हिलाया। किशन भाई, मेरी तरफ देख। क्या हुआ है तुझे? हमें बता, हम तेरी मदद करेंगे। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी गर्दन अभी भी उसी भयानक लय में हिल रही थी। उसकी आंखें सामने दीवार पर टिकी थीं, जैसे वहां उसे कुछ ऐसा दिख रहा हो जो हमें नजर नहीं आ रहा था। रामू ने उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया, छुटकी बजाई, लेकिन किशन ने पलक तक नहीं झपकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं। उसका शरीर वहां था, पर उसकी आत्मा कहीं और थी। अब हमारा वो नशा वाला शक भी काफूर होने लगा था। कोई भी नशा इंसान को ऐसा नहीं बना सकता। ये कुछ और था, कुछ अप्राकृतिक, कुछ ऐसा जो हमारी समझ और विज्ञान से परे था। यह एहसास होते ही डर की एक बर्फीली लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। हम एक ऐसे वजूद के साथ एक छोटे से कमरे में बंद थे जो हमारे दोस्त के शरीर में था, पर वो हमारा दोस्त नहीं था। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। किशन की गर्दन का हिलना बंद हो गया। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उस अचानक आई खामोशी में एक अजीब सी दहशत थी। हम दोनों ने सांस रोककर उसकी तरफ देखा। फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपनी नजरें दीवार से हटाईं और हमारी तरफ घुमाईं। उसने हमें देखा और इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं था। उनमें एक जंगली, वहशी चमक थी। एक ऐसी चमक जो किसी शिकारी जानवर की आंखों में होती है। उसके होंठ खींच गए और उसके गले से एक नीची, घुरघुराने जैसी आवाज निकली जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। हम कुछ समझ पाते या वहां से भाग पाते, उससे पहले ही वो एक झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके मूवमेंट्स में एक अजीब सी तेजी और अकड़न थी, जैसे कोई कठपुतली अचानक जिंदा हो गई हो। और फिर उसने वो किया जिसे सोचकर आज भी मेरी नींद हराम हो जाती है। उसने एक हैवान की तरह चीखते हुए अपना सिर दीवार पर दे मारा। धड़ की एक ऐसी भयानक आवाज आई जिसे सुनकर लगा जैसे कोई नारियल फूट गया हो। हम दोनों चीख पड़े। इससे पहले कि हम उसे पकड़ पाते, उसने फिर से अपना सिर दीवार पर मारा और फिर से हम उसे रोकने के लिए दौड़े। मैंने उसकी बाहें पकड़ी और रामू ने उसके पैर, लेकिन हमारे होश उड़ गए। किशन, जो हमारे ही जैसा साधारण कद काठी का था, उसमें जैसे 10 हाथियों की ताकत आ गई थी।
उसने एक ही झटके में हम दोनों को ऐसे दूर फेंका जैसे हम कोई कपड़े के पुतले हों। मैं सीधा दीवार से जाकर टकराया और रामू फर्श पर गिर पड़ा। अब वो और भी भयानक हो गया था। दीवार पर सिर मारने के बाद वो जमीन पर गिरा और पागलों की तरह अपना चेहरा और माथा फर्श पर पटकने लगा। धड़ धड़ धड़। हर चोट के साथ एक गीली, दिल दहला देने वाली आवाज आती। उसका चेहरा छिलने लगा था, खून बहने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो खुद को खत्म कर देना चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि का भाव था, जैसे उसे इस दर्द में मजा आ रहा हो। हम असहाय होकर उसे देख रहे थे। हमारी चीखें निकल रही थीं। हम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई बचाओ, ये मर जाएगा, बचाओ। लेकिन उस सुनसान इलाके में हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हम अपने ही दोस्त को अपनी आंखों के सामने खुद को मारते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म, आज हम किशन को खो देंगे। और तभी उस खौफ और लाचारी के चरम पर एक चमत्कार हुआ। दरवाजे पर एक परछाई सी दिखाई दी। एक बुजुर्ग आदमी, जिनकी उम्र कोई 60-65 साल रही होगी, सफेद दाढ़ी, सिर पर एक गमछा और बदन पर एक साधारण सा कुर्ता धोती पहने दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। हमें पता भी नहीं चला कि वो कब और कैसे सीढ़ियां चढ़कर वहां तक आ गए। उन्होंने एक नजर कमरे के तहस नहस हाल पर डाली, फिर हम दोनों पर, और फिर उनकी नजरें फर्श पर खुद को लहूलुहान कर रहे किशन पर टिक गईं। उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उन्होंने शांत लेकिन एक अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, हट जाओ पीछे। हम मंत्रमुग्ध से उनकी बात मानकर पीछे हट गए। वो बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े। वो अपने होठों में धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहे थे, शायद कोई मंत्र। उन्होंने अपने गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की एक पुरानी सी माला उतारी। किशन अभी भी उसी वहशीपन से अपना सिर फर्श पर पटक रहा था। उस बाबा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने वो माला ली और एक तेज गति से किशन के गले की ओर फेंक दी। माला बिल्कुल निशाने पर जाकर किशन के गले में पड़ गई। दोस्तों, जैसे ही उस रुद्राक्ष की माला ने किशन की चमड़ी को छुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने उबलते हुए तेल में पानी फेंक दिया हो। किशन के जिस्म को जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लगा। वो सीधा तन गया। उसके मुंह से उसकी अपनी आवाज में नहीं, बल्कि एक मोटी, दर्दनाक और गैर इंसानी चीख निकली। एक ऐसी चीख जैसे कोई जानवर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा हो। वो चीख पूरे मकान में गूंज गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और फिर उसका शरीर, जो अब तक लोहे की तरह अकड़ा हुआ था, एकदम ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर फर्श पर ढेर हो गया। कमरे में अचानक एक गहरी खामोशी छा गई। वो भयानक ताकत, वो वहशीपन, सब जैसे एक पल में हवा हो गया था। फर्श पर अब बस हमारा दोस्त किशन लहूलुहान बेहोश पड़ा था और उसके गले में वो रुद्राक्ष की माला चमक रही थी। हम दोनों हांफते हुए, रोते हुए उस बाबा की तरफ देखने लगे। वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। वो बाबा किशन के पास गए, उसकी नब्ज देखी और फिर हमारी तरफ मुड़कर एक गहरी, अफसोस भरी आवाज में बोले, इसकी किस्मत बहुत खराब है बच्चों, बहुत गलत चीज का साया पड़ गया है इस पर। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये सब क्या है? कौन है आप? बाबा ने हमें देखा। उनकी आंखों में हमारे लिए दया थी। वो बोले, हम यहीं पास की झोपड़ी में रहते हैं। तुम लोगों की चीखें सुनी तो देखने चले आए। फिर उन्होंने किशन की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ दिन पहले इसी सड़क के मोड़ पर एक डिलीवरी वाले लड़के की गाड़ी फिसलने से बहुत बुरी मौत हुई थी। रात का समय था, किसी ने देखा नहीं। सुबह तक तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। कहते हैं ऐसी मौत मरने वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है। बाबा की बातें सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहला डिलीवरी बॉय, उसका गुस्सा, उसकी बद्दुआएं, वो रहस्यमयी दूसरा रूप, और अब यह सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। बाबा ने हमारी आंखों में खौफ पढ़ लिया था। वो आगे बोले, लगता है उस लड़के की अतृप्त आत्मा को तुम्हारे इस दोस्त का शरीर पसंद आ गया है। गुस्से और भूख ने इसके शरीर को कमजोर कर दिया था और आत्मा को अंदर आने का रास्ता मिल गया। दोस्तों, उस बुजुर्ग बाबा के मुंह से यह सच सुनकर कि हमारे दोस्त किशन के जिस्म पर एक अतृप्त आत्मा ने कब्जा कर लिया है, हमारे तो जैसे होश ही गुम हो गए। कल तक जिस भूत प्रेत की बातों को हम सिर्फ कहानियों में सुनते थे या अंधविश्वास कहकर उड़ा देते थे, आज वही भयानक हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी थी। हमारा दोस्त, हमारा भाई,
फर्श पर बेहोश लहूलुहान पड़ा था और उसके अंदर कोई और था, कोई जो मर चुका था। हम दोनों, मैं और रामू, उस बाबा के पैरों में गिर पड़े। हम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, बाबा आप ही कुछ कीजिए, हमारे दोस्त को बचा लीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे, इसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। बाबा ने हमें उठाकर खड़ा किया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, बच्चों हिम्मत से काम लो, मैंने इस माला की शक्ति से उस आत्मा को कुछ समय के लिए सुला दिया है, उसे बेहोश कर दिया है, लेकिन यह बस कुछ ही घंटों का उपाय है। जैसे जैसे तुम्हारे दोस्त के शरीर की ऊर्जा वापस आएगी, वो आत्मा फिर से जागेगी और इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि तुम लोग उसकी सच्चाई जान गए हो। यह सुनकर हमारा दिल बैठ गया। रामू ने पूछा, तो अब क्या होगा बाबा, क्या कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, बाबा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। इस आत्मा को शरीर से निकालना किसी पहुंचे हुए तांत्रिक या भोपा का ही काम है। सबसे पहले तुम लोग इसके घर वालों को फोन करो और उन्हें सब सच सच बताकर फौरन यहां बुलाओ। ऐसी चीजों में परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, देर मत करो। बाबा की बात सुनकर हमने कांपते हाथों से फोन निकाला। किशन के घर फोन करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं क्या कहता उसके पिताजी से, अंकल आपके बेटे पर भूत चढ़ गया है। रामू ने हिम्मत दिखाई। उसने किशन के बड़े भाई का नंबर लगाया। उसने फोन पर सीधे सीधे भूत प्रेत की बात नहीं की, बस इतना कहा कि किशन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। फोन पर बात करते हुए रामू की आवाज भर्रा रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाले रखा। किशन के भाई घबरा गए थे और उन्होंने कहा कि वो और उनके पिताजी सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर निकल रहे हैं। अब हमें इंतजार करना था। वो इंतजार हमारी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे खौफनाक इंतजार था। बाबा हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ वहीं रुक गए। उन्होंने हमें किशन के शरीर से थोड़ी दूरी पर बैठने को कहा। कमरे का माहौल बहुत भारी था। किशन बेहोश पड़ा था, लेकिन बीच बीच में उसका शरीर बुरी तरह से ऐंठ जाता था। कभी कभी उसके मुंह से अजीब सी घरघराहट की आवाजें निकलती, जो उसकी अपनी आवाज नहीं लगती थी। हर बार जब ऐसा होता, हम डर के मारे उछल पड़ते। बाबा ने बताया, वो आत्मा अंदर लड़ रही है। यह माला उसे काबू में तो रखे हुए है, पर पूरी तरह से शांत नहीं कर सकती। उस रात उस छोटे से कमरे में हम जागती आंखों से एक खौफनाक सपना देख रहे थे। न हमने कुछ खाया न पिया, बस किशन को देखते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे। सुबह हुई, दोपहर हुई और फिर शाम को किशन के पिताजी और उसका बड़ा भाई विकास दरवाजे पर खड़े थे। अपने बेटे को उस हालत में देखकर, सिर पर बेतरतीब कटे बाल, चेहरे और माथे पर खून के सूखे हुए निशान और बेहोशी की हालत, उसके पिताजी तो वहीं दरवाजे पर ही टूटकर बैठ गए। विकास की आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। उसने हमारी तरफ बढ़कर मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये सब कैसे हुआ? क्या किया है तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? हम कुछ बोल पाते उससे पहले ही बाबा ने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। उन्होंने विकास का हाथ मेरे कॉलर से हटाया और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बेटा यह वक्त लड़ने का नहीं है, तुम्हारे भाई पर एक बहुत बुरी छाया का साया है। फिर बाबा ने उन्हें पूरी घटना बताई, चिकन पार्टी से लेकर डिलीवरी बॉय से झगड़े तक और उस आत्मा के कब्जे तक। पहले तो विकास और उसके पिताजी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि हम अपनी गलती छिपाने के लिए कोई कहानी बना रहे हैं। लेकिन जब बाबा ने किशन के गले में पड़ी माला की तरफ इशारा किया और बताया कि इसी ने उसकी जान बचा रखी है, और जब उन्होंने किशन के शरीर को खुद ब खुद ऐंठते हुए देखा, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें मानना पड़ा कि यह मामला डॉक्टरों और अस्पतालों की समझ से बाहर है। किशन के पिताजी ने हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, बाबा अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, हम क्या करें? बाबा बोले, यहाँ से कुछ दूर अरावली की पहाड़ियों में एक गांव है। वहां एक बहुत बड़े तांत्रिक रहते हैं। लोग उन्हें भैरवनाथ कहते हैं। बड़ी से बड़ी बुरी आत्माओं को काबू करना उनके बाएं हाथ का खेल है। वही तुम्हारे बेटे को इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। सुबह होते ही इसे लेकर वहां चले जाओ। सारी रात हमने जैसे तैसे काटी। अगली सुबह हम एक किराए की जीप में किशन को लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और सुनसान था। किशन अभी भी बेहोश था, उसे जीप में लिटाया हुआ था। पूरे रास्ते एक अजीब सा डर हमारे दिलों पर छाया रहा। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद हम उस गांव में पहुंचे। भैरवनाथ का घर गांव के आखिर में
एक पहाड़ी की तलहटी में बना एक छोटा सा कच्चा मकान था। घर के बाहर अजीब से निशान और चिन्ह बने हुए थे। हमने गाड़ी रोकी और किशन को उठाकर उस घर की तरफ ले गए। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से एक भारी आवाज आई, आ गए, ले आओ उसे अंदर। हमें पता था तुम लोग आओगे। हम सब चौंक गए। हम अंदर गए तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके बाल लंबे थे, माथे पर एक बड़ा सा सिंदूर का टीका था और आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं, एक बाघ की खाल पर बैठा था। वही भैरवनाथ थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उन्होंने हमें किशन को अपने सामने जमीन पर लिटाने का इशारा किया। उन्होंने किशन को एक नजर देखा और बोले, हम नई है पर बहुत जिद्दी और गुस्सैल आत्मा है। मरने का गम और गुस्सा इसे छोड़ेगा नहीं। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा। इसे ठीक करने में 2 घंटे लगेंगे। इस दौरान जो कुछ भी हो, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं और न ही मुंह से एक शब्द निकालेगा। जो डरे वो अभी बाहर चले जाएं। हम सब वहीं रुकने के लिए तैयार थे। तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की। उन्होंने जमीन पर कोयले से एक गोला बनाया और किशन को उसके बीच में लिटा दिया। फिर उन्होंने हमसे कहा, इसके गले से वो रुद्राक्ष की माला उतार दो। यह सुनकर हम कांप गए। बाबा ने कहा था कि माला हटते ही आत्मा जाग जाएगी। हमने डरते डरते भैरवनाथ की तरफ देखा। उन्होंने अपनी दहकती हुई आंखों से हमें घूरा। डरोगे तो ये मरेगा। जो कहा है वो करो। विकास ने कांपते हाथों से अपने भाई के गले से वो माला उतारी। दोस्तों, माला के हटते ही जो हुआ, वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है तो नींद उड़ जाती है। किशन, जो इतनी देर से बेहोश पड़ा था, एक झटके से अपनी आंखें खोलकर उठ बैठा। लेकिन वो आंखें किशन की नहीं थीं। वो पूरी तरह से लाल थीं और उनमें बेइंतहा नफरत भरी हुई थी। उसने एक भयानक अमानवीय चीख मारी और उस तांत्रिक की तरफ झपटा। लेकिन जैसे ही उसने उस कोयले के गोले को पार करने की कोशिश की, उसे एक अदृश्य दीवार ने पीछे फेंक दिया। अब असली लड़ाई शुरू हुई थी। भैरवनाथ ने आंखें बंद करके ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिया। उधर किशन के शरीर में मौजूद वो आत्मा चिल्ला रही थी, गंदी गंदी गालियां दे रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो उसी डिलीवरी बॉय की आवाज लग रही थी। छोड़ दे मुझे बूढ़े, ये मेरा है। इसने मेरा खाना गिराया था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो चीख रहा था। किशन का शरीर हवा में 1 फुट ऊपर उठकर छटपटाने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसने अपना सिर पीछे की तरफ 180 डिग्री तक घुमा लिया। यह देखकर किशन के पिताजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। उन्होंने अपने पास रखे एक लोटे से पानी लेकर किशन पर छींटे मारे। पानी की बूंदें जैसे ही किशन के शरीर पर पड़ी, वो ऐसे तड़पने लगा जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। उसके शरीर से भाप निकलने लगी। वो आत्मा अब दर्द से चीख रही थी। वो कभी रोती, कभी हंसती। मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शांति चाहिए। लगभग 2 घंटे तक यह भयानक खेल चलता रहा। उस छोटे से कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे नरक उतर आया हो। हम सब डर, खौफ और बेबसी से उस लड़ाई को देख रहे थे। अंत में भैरवनाथ अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक मुट्ठी राख उठाई और कोई आखिरी सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हुए उसे सीधा किशन के चेहरे पर फेंक दिया। राख के पड़ते ही किशन के मुंह से एक आखिरी गगन भेदी चीख निकली। एक ऐसी चीख जिसमें सदियों का दर्द, गुस्सा और तकलीफ भरी हुई थी। कमरे की सारी बत्तियां एक झपकी लेकर बंद हो गईं और पूरे कमरे में एक बर्फीली हवा का बवंडर सा घूम गया। हमें लगा जैसे कोई चीज बहुत तेजी से हमारे आर पार निकलकर दरवाजे से बाहर चली गई हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। किशन का शरीर जो हवा में था, वो धम्म से नीचे गिरा और वो फिर से बेहोश हो गया। तांत्रिक बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने जमीन पर बैठकर एक लंबी सांस ली और बोले, चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हमने डरते डरते किशन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब शांत था। उसकी सांसें सामान्य रूप से चल रही थीं। वो अब बस हमारा दोस्त किशन लग रहा था, जो एक लंबी और भयानक लड़ाई लड़कर थक गया हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस तांत्रिक के घर से उस आत्मा के जाने के बाद हमारा खौफ खत्म हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने चैन की सांस ली होगी। हाँ, एक तरह से यह सच भी था। जब भैरवनाथ ने कहा चली गई, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हटा दिया हो। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो उस चीख पुकार के बाद छाए सन्नाटे में शुरू होता है। वो सन्नाटा आपको बताता है कि घाव कितना गहरा है।
भैरवनाथ ने हमें कुछ भस्म दी और एक काला धागा किशन की कलाई पर बांधते हुए कहा, आत्मा तो चली गई है, पर वो इस लड़के के शरीर और मन को बहुत कमजोर कर गई है। इसे पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। अगले 41 दिनों तक बहुत ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के गुस्से, लड़ाई झगड़े या नकारात्मक माहौल से इसे दूर रखना, वरना कोई और बुरी चीज इसे अपना घर बना सकती है। उनकी आखिरी बात सुनकर हम सब सिहर गए। तांत्रिक के घर से हमारी वापसी का सफर मौत जैसी खामोशी में गुजरा। जीप में किशन बेहोश लेटा था। उसके चेहरे पर अब कोई हैवानियत नहीं, बस गहरी थकान और मासूमियत थी। उसके पिताजी, एक मजबूत इंसान, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। वो चुपचाप अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए आंसू बहा रहे थे। विकास भाई खामोशी से बाहर अंधेरे को घूर रहे थे और मैं और रामू, हम दोनों बस सुन्न थे। हमारे दिमाग में पिछले 48 घंटों की घटनाएं किसी फिल्म की तरह चल रही थीं और हर एक सीन हमारे रोंगटे खड़े कर रहा था। जब हम वापस अपने उस मनहूस कमरे पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर हमारा कलेजा फिर दहल गया। किशन का बेतरतीब कटा हुआ बालों वाला सिर, फर्श पर सूखे हुए खून के धब्बे, टूटी हुई मटकी, बिखरा हुआ सामान, हर एक चीज उस भयानक रात की गवाही दे रही थी। अब यह कमरा हमें किसी घर की तरह नहीं, बल्कि किसी श्मशान घाट की तरह लग रहा था, जहां हमने अपने दोस्त की आत्मा की लड़ाई देखी थी। हमने हिम्मत करके किशन को अंदर लाकर एक साफ सुथरी दरी पर लिटा दिया। उसके पिताजी ने एक गीले कपड़े से उसका चेहरा और हाथ पैर पोंछे। विकास भाई और हम दोनों ने मिलकर कमरे को जितना हो सकता था साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो सूखे हुए खून के धब्बे, वो जैसे फर्श का हिस्सा बन गए थे। वो हमें ताउम्र उस खौफ की याद दिलाने वाले थे। उसी रात किशन को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वो लाली या नफरत नहीं थी, उनमें बस एक गहरी कमजोरी और हैरानी थी। उसने कमरे में हम सबको अपने पास बैठे देखा तो उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे। उसने अपनी जुबान सूखे होंठों पर फेरी और एक बहुत ही कमजोर टूटी हुई आवाज में पूछा, पापा? विकास, तुम सब यहां? क्या हुआ है? फिर उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी जहां चोट के निशान थे। उसने अपना चेहरा छूने की कोशिश की तो दर्द से कराह उठा। वो बुरी तरह घबरा गया। मुझे क्या हुआ है? मेरा सिर इतना भारी क्यों है? और ये सब चोट कैसे लगी? हम सब खामोश थे। कोई नहीं जानता था कि बात कहां से और कैसे शुरू करें। हम उसे कैसे बताते कि पिछले 2 दिनों से वो नहीं था। हम उसे कैसे बताते कि उसके जिस्म पर किसी और का कब्जा था और वो खुद को ही मार डालना चाहता था। आखिरकार विकास भाई ने हिम्मत की। वो उसके पास बैठे, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही शांत आवाज में बोले, किशन, तू बस आराम कर। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब तू बिल्कुल ठीक है। लेकिन किशन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थीं। उसने पास में रखा एक छोटा सा शीशा उठाने का इशारा किया। हमने मना किया, पर वो जिद करने लगा। हारकर हमने उसे शीशा दे दिया। जैसे ही किशन ने शीशे में अपना चेहरा देखा, उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। बेतरतीब कटे हुए बाल, सूझा हुआ चेहरा, जगह जगह छिल्ला हुआ माथा। उसने अविश्वास से शीशे को देखा और फिर हमारी तरफ। उसकी आंखों में अब डर था। नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है। मुझे सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ था? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। हम सब ने मिलकर बहुत ही धीरे धीरे उसे सारी बात बताई। उस चिकन पार्टी से लेकर डिलीवरी बॉय से हुए झगड़े तक, उस रहस्यमयी खाने के पैकेट से लेकर उसके खुद को कमरे में बंद करने तक, और फिर उस आत्मा के कब्जे और तांत्रिक के इलाज तक। जैसे जैसे हम उसे बताते जा रहे थे, किशन के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसका चेहरा पहले हैरानी, फिर अविश्वास और अंत में गहरे अपराध बोध और खौफ से भर गया। जब हमने उसे बताया कि कैसे वो खुद अपना सिर फर्श पर पटक रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। उसे बस डिलीवरी बॉय से हुआ झगड़ा और उसके बाद का हल्का हल्का धुंधला सा मंजर याद था, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। उसे जब यह एहसास हुआ कि उसके गुस्से ने ही उस बुरी आत्मा को अंदर आने का रास्ता दिया था, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम लोगों को भी कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हम उसे तसल्ली देते रहे, लेकिन हम जानते थे कि इस सदमे से बाहर निकलने में उसे बहुत वक्त लगेगा। अगले 2 दिन हमारे लिए किसी कैद की तरह थे। हम सब उस छोटे से कमरे में एक साथ थे,
लेकिन हर कोई अपने अपने खौफ में कैद था। किसी की रात को सोने की हिम्मत नहीं होती थी। जरा सी भी आहट होती तो हम सब डर कर बैठ जाते। मुझे और रामू को तो हर कोने में कोई परछाई सी दिखती। कभी कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। किशन तो इतना डर गया था कि वो बाथरूम जाने के लिए भी अकेला नहीं जाता था। हम दोस्तों के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था, लेकिन यह गहराई एक भयानक सदमे की नींव पर बनी थी। तीसरे दिन किशन के पिताजी ने फैसला सुना दिया, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग एक पल के लिए भी यहां नहीं रुकोगे। ये जगह, ये शहर, सब कुछ मनहूस है। बोरिया बिस्तर बांधो, हम सब घर वापस चल रहे हैं। रही बात पढ़ाई की तो वो बाद में भी हो जाएगी, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके इस फैसले से हम सबको जैसे एक अजीब सी राहत मिली। हम खुद भी यहाँ एक पल और नहीं रुकना चाहते थे। ये कमरा, यहाँ की हर चीज हमें उस खौफ की याद दिलाती थी। हमने तुरंत अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। हम उस मनहूस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले थे। एक अजीब सा सुकून था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर अभी भी बैठा हुआ था। उसी शाम जब हम अपना आखिरी सामान पैक कर रहे थे, मैं अपना पुराना बक्सा बंद कर रहा था। तभी अचानक बस एक पल के लिए मुझे वही मसालेदार चिकन करी की तेज महक आई। ठीक वैसी ही महक जो उस रात उस रहस्यमयी पैकेट से आई थी। मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ रुक गए। रामू ने मुझे देखा। क्या हुआ आकाश, रुक क्यों गया? मैंने एक गहरी सांस ली। महक जा चुकी थी। शायद मेरा वहम होगा। इतने बड़े सदमे के बाद दिमाग का ऐसा खेल खेलना आम बात थी। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बस ऐसे ही लगा कुछ। मैंने बक्सा बंद किया और उसे उठाकर रखने के लिए जैसे ही पलटा, मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक बहुत ही धीमी सर्द फुसफुसाहट सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसे हवा भी मुश्किल से सुन पाए। नहीं छोड़ूंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से पलटकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। किशन, रामू, विकास भाई सब दूसरे कोने में सामान बांध रहे थे। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। मैं उन्हें और डराना नहीं चाहता था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सब मेरे डरे हुए मन का वहम है और कुछ नहीं। आत्मा जा चुकी है। भैरवनाथ ने कहा था वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, उस रात जब हम उस शहर को छोड़कर अपनी ट्रेन में बैठे, मेरा दिल मुझसे एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? दोस्तों, उस रात जब हम ट्रेन में बैठकर उस मनहूस शहर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी लंबी और भयानक सजा के बाद जेल से रिहा हो रहे हों। ट्रेन की गति के साथ साथ वो शहर, वो कमरा, वो खौफनाक यादें, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। किशन के पिताजी और विकास भाई दूसरी बोगी में थे और हम तीनों दोस्त एक साथ बैठे थे। किशन अब भी बहुत कमजोर और चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए बस इतना बोला, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत बंधाई। हाँ भाई, अब सब ठीक होगा। वो एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मेरे दिल में उस आखिरी फुसफुसाहट नहीं छोड़ूंगा कि शब्द किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे। क्या वो सच में मेरा वहम था? मैंने खुद को बार बार यही यकीन दिलाया। भैरवनाथ जैसे सिद्ध तांत्रिक गलत नहीं हो सकते। आत्मा जा चुकी है। ये बस मेरे डरे हुए मन का फितूर है। सफर कट रहा था। हम पुरानी बातें करके, कॉलेज के दिनों को याद करके माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। किशन भी धीरे धीरे बातों में शामिल होने लगा था। उसे देखकर हमें बहुत हिम्मत मिल रही थी। रात हुई, हमने खाना खाया और अपनी अपनी बर्थ पर सोने के लिए लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी बर्थ पर लेटा हुआ बस बाहर अंधेरे में भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। तभी अचानक ट्रेन की खिड़की के शीशे पर मुझे एक अक्स दिखाई दिया। बाहर की रोशनी की वजह से शीशा थोड़ा थोड़ा आईने का काम कर रहा था। उस अक्स में मुझे अपनी बोगी का गलियारा दिख रहा था और उस गलियारे में हमारी बर्थ से कुछ ही दूरी पर कोई खड़ा था। वो एक दुबला पतला सा लड़का था जिसने डिलीवरी बॉय वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। मेरा खून जम गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। ये मेरा डर है जो मुझसे ये खेल खेल रहा है। कुछ सेकंड बाद मैंने कांपते हुए फिर से अपनी आंखें खोली और शीशे में देखा। वहां कोई नहीं था। गलियारा खाली था। मैंने चैन की सांस लेने की कोशिश की, पर मेरा दिल किसी हथौड़े की तरह मेरे सीने पर चोट कर रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाई और असल में गलियारे की तरफ झांका। गलियारा वाकई में खाली था।
एक टीटी बस कुछ दूर से गुजर रहा था। मैं वापस अपनी जगह पर लेट गया और सुबह होने तक आंखें नहीं झपकाईं। अगले दिन एक बड़े जंक्शन पर हम तीनों अलग हो गए। किशन और विकास भाई को दूसरी ट्रेन पकड़नी थी और रामू का शहर दूसरी लाइन पर था। हम तीनों गले मिले। सालों की दोस्ती में हम पहली बार अलग होते हुए इतने भावुक हो रहे थे। उस हादसे ने हमें तोड़ दिया था, लेकिन एक दूसरे से और भी मजबूती से जोड़ दिया था। हमने वादा किया कि हम रोज एक दूसरे को फोन करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अपने घर पहुंचकर परिवार वालों को देखकर मेरी जान में जान आई। माँ मुझे देखते ही रोने लगी। मेरी हालत देखकर वो बहुत घबरा गई थी। मैंने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, बस वही एक्सीडेंट वाली कहानी थोड़ी और बढ़ाकर सुना दी। घर का आरामदायक माहौल, माँ के हाथ का खाना, परिचित चेहरे, धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मुझे यकीन होने लगा कि ट्रेन में जो हुआ और कमरे में जो आखिरी फुसफुसाहट थी, वो सब मेरे सदमे में डूबे दिमाग की उपज थी। एक हफ्ता गुजर गया, सब कुछ सामान्य होने लगा था। मैं दिन में दोस्तों से मिलता, परिवार के साथ वक्त बिताता और रात को चैन से सोता। मैं लगभग भूल ही चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं उस हादसे को एक बुरे सपने की तरह अपनी यादों से मिटा देना चाहता था, लेकिन कुछ चीजें मिटाने से नहीं मिटती, वो आपकी परछाई बन जाती हैं। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक मेरी नींद खुली। मुझे कमरे में वही चिकन करी की महक आई, बहुत हल्की लेकिन अनमिस्टेकेबल। मेरा दिल धड़क उठा। मैं उठकर बैठ गया। हमारे घर में रात को कभी ऐसा कुछ नहीं बनता था। मैंने खुद को समझाया कि शायद पड़ोस से महक आ रही होगी। मैंने उठकर पानी पिया और वापस सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब डर वापस लौट आया था। अगली रात मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। खट खट। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन है? मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरे छोटे भाई या पिताजी होंगे। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर गलियारे में अंधेरा था और वहां कोई नहीं था। घर के सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अब मेरा डर बढ़ने लगा था। उस दिन हद हो गई। उस दिन मेरे सारे शक, मेरे सारे वहम एक भयानक हकीकत में बदल गए। रात के करीब 10 बजे थे। हम सब खाना खा चुके थे। मुझे अचानक आइसक्रीम खाने का मन हुआ। मैंने अपनी बाइक उठाई और पास वाली मार्केट की तरफ चला गया। जब मैं आइसक्रीम लेकर वापस आ रहा था तो मेरा रास्ता उसी सुनसान सड़क से होकर गुजरता था जहां कुछ दिन पहले उस डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा बाबा ने बताया था। नहीं, रुकिए, वो जगह तो राजस्थान में थी। मैं तो अपने घर, अपने शहर में था, सैकड़ों किलोमीटर दूर। मैं अपने शहर की एक सड़क पर था। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसने वही फूड डिलीवरी वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसकी बाइक सड़क पर गिरी पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। मैंने अपनी बाइक धीमी की। वो लड़का धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं जैसे ही उसकी तरफ बाइक मोड़ने वाला था, वो लड़का अचानक पलटा और उसने मेरी तरफ देखा। वो वही था, वही पीला चेहरा, वही खाली मरी हुई आंखें, वही फैंटम डिलीवरी बॉय जो उस रात हमारे कमरे पर आया था। उसने मेरी तरफ देखकर एक भयानक अमानवीय मुस्कान दी। मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैंने अपनी बाइक की स्पीड इतनी तेज कर दी जितनी मैं कर सकता था। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे भाग रहा है। मैं कांपता हुआ, रोता हुआ घर पहुंचा। मैंने बाइक फेंकी और भागकर अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वो मेरा पीछा कर रहा था। वो आत्मा राजस्थान में नहीं छूटी थी। वो मेरे साथ, मेरे शहर, मेरे घर तक आ गई थी। भैरवनाथ गलत थे, या शायद वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उन पर भी काबू पा गई। अब मुझे पता था मैं पागल नहीं हो रहा था। ये सब सच था और मैं इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला था। दोस्तों, उस रात जब मैंने अपने घर के दरवाजे के छेद से उस मरे हुए डिलीवरी बॉय को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा तो मेरे गले से चीख भी नहीं निकली। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ जैसे जम गया था। वो बाहर खड़ा था, सैकड़ों किलोमीटर दूर, मेरे घर के दरवाजे पर, और उसके हाथ में खाने का वही मनहूस पैकेट था। उसकी खाली बेजान आंखें सीधे उस छेद से मुझे ही घूर रही थीं, जैसे वो जानता हो कि मैं उसे देख रहा हूं। मैं कैसे और कब तक वहां जड़ होकर खड़ा रहा, मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद जब मेरे पिताजी ने मुझे आवाज दी, आकाश, दरवाजे पर कौन है, तब मेरे शरीर में हरकत हुई। मैं बिना कोई जवाब दिए
लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से बंद करके बिस्तर में घुसकर कांपने लगा। बाहर मेरे पिताजी दरवाजा पीटते रहे, पूछते रहे, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ जाएगा। उस रात मुझे समझ आ गया था, यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी है और मैं इसमें अकेला हूं। भागने का कोई रास्ता नहीं था, वो मुझे कहीं भी ढूंढ सकता था। या तो मैं डर डर कर पागल हो जाता या फिर मुझे कुछ करना था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और रामू को फोन किया। रात के 1 बज रहे थे। 2-3 बार घंटी जाने के बाद रामू ने नींद में फोन उठाया। हाँ आकाश, सब ठीक है। मेरी आवाज मेरे हलक में ही अटक रही थी। मैंने रोते हुए एक ही सांस में उसे सब कुछ बता दिया। ट्रेन में दिखा वो अक्स, घर में आती अजीब महक और आवाजें, और अभी अभी दरवाजे पर दिखे उस भयानक मंजर के बारे में। पहले तो रामू को लगा कि मैं सदमे में बोल रहा हूं। वो बोला, आकाश शांत हो जा, ये तेरा वहम है भाई। नहीं, मैं फोन पर चीखा, ये वहम नहीं है रामू, वो यही है। वो मुझे देख रहा था, वो मुझे मार डालेगा। अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं सच में मर जाऊंगा। मेरी आवाज में जो दहशत थी, जो सच्चाई थी, उसे रामू ने महसूस कर लिया। वो समझ गया कि मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक बहुत ही मजबूत आवाज में कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर, दरवाजा मत खोलना, हम आ रहे हैं। अगले दिन रामू और किशन मेरे घर पर थे। किशन अब भी कमजोर था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया था। विकास भाई भी उनके साथ आए थे। उन्हें दोबारा इस जहन्नुम में आते देख मेरे माता पिता हैरान थे, लेकिन जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। अब हम सब एक साथ थे, लेकिन सवाल वही था, अब क्या करें? विकास भाई ने कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें वापस भैरवनाथ के पास चलना होगा। यह सुनकर हम सब कांप गए। वापस उसी खौफ के पास जाना, उसी राजस्थान की धरती पर कदम रखना, यह सोचना भी भयानक था, लेकिन हम जानते थे कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। 2 दिन बाद हम चारों फिर से उसी किराए की जीप में बैठकर भैरवनाथ के गांव की तरफ जा रहे थे। इस बार सफर और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि इस बार हम जानते थे कि हमारा दुश्मन कौन है और वो कितना ताकतवर है। जब हम भैरवनाथ के सामने पहुंचे तो उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने हमें देखते ही कहा, हमें पता था कि तुम लोग लौट कर आओगे। वो आत्मा गई नहीं, उसने बस अपना शिकार बदल लिया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपने तो कहा था कि वो चली गई। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली। मैंने उसे इस लड़के किशन के शरीर से निकाल दिया था, लेकिन तुम्हारे दोस्त आकाश के मन के डर ने उसे एक नया लंगर दे दिया, और तुम्हारे दोस्त किशन के गुस्से ने उसे पैदा किया था। जब तक उस गुस्से का प्रायश्चित नहीं होगा, उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो अब भटक नहीं रही है, वो बदला ले रही है। तो अब क्या होगा बाबा? विकास भाई ने पूछा। अब उसे भगाया नहीं जा सकता। भैरवनाथ ने अपनी अंगारों जैसी आंखों से हमें देखते हुए कहा, अब उसे आजाद करना होगा, उसे मुक्ति देनी होगी, और यह काम वहीं होगा जहां उसकी दर्दनाक मौत हुई थी और जहां से यह सारा सिलसिला शुरू हुआ। हम समझ गए, हमें उसी सड़क के मोड़ पर जाना था। उस रात अमावस्या का अंधेरा था। भैरवनाथ हमें उस सुनसान सड़क के मोड़ पर ले आए। हवा में एक अजीब सी ठंडक और उदासी थी। उन्होंने सड़क पर ही एक बड़ा सा सुरक्षा चक्र बनाया और हम सबको उसके अंदर रहने को कहा। फिर उन्होंने किशन के हाथ में पानी का एक लोटा, कुछ फूल और पूजा की सामग्री दी। उन्होंने किशन से कहा, बेटा आज तुम्हें अपने गुस्से की माफी मांगनी होगी। जब वो आए तो तुम्हें सच्चे दिल से उससे क्षमा मांगनी होगी। तुम्हारे आंसू ही उसे शांत कर सकते हैं। फिर वो मेरी तरफ मुड़े, और बेटा वो तुम्हारे लिए आएगा, तुम्हें उसे बुलाना होगा, डरो मत, यह चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए। भैरवनाथ ने बीचों बीच एक दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पूरा माहौल भारी और भयानक होता जा रहा था। उन्होंने मुझे उस आत्मा का ध्यान करने को कहा। मैंने कांपते हुए आंखें बंद की और उस पीले चेहरे, उन खाली आंखों को याद किया। कुछ ही पल बीते होंगे कि हवा एकदम से रुक गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया, और फिर हमें वो आवाज सुनाई दी, घिसटते हुए कदमों की आवाज, जो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। वो आया, वो चक्र के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया। इस बार वो और भी भयानक लग रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे
और खून बह रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं और वो सीधा मुझे घूर रहा था। आ गया तू, मैंने कहा था, नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज किसी कब्र से आ रही थी। मैं डर के मारे पत्थर बन चुका था। तभी भैरवनाथ गरजे, किशन, अब तेरी बारी है, मांग क्षमा। किशन रो रहा था। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसने चक्र के बाहर खड़ी उस भयानक आकृति की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं नहीं जानता था। मेरे गुस्से ने तुम्हारी जान ले ली। आत्मा जोर से चीखी, जान? किसी ने मेरी परवाह नहीं की। मैं रात भर यहां तड़पता रहा। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। और तूने मेरा खाना, मेरी मेहनत सब बर्बाद कर दी। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई। किशन सिसकते हुए बोला, मैं उस गलती का प्रायश्चित करने आया हूं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। किशन के सच्चे आंसू देखकर उस आत्मा का क्रोध जैसे कुछ पल के लिए शांत हुआ। उसकी भयानक आकृति थोड़ी धुंधली पड़ने लगी। भैरवनाथ ने यही मौका देखकर अपने मंत्रों की गति तेज कर दी। उन्होंने किशन को इशारा किया। किशन ने वो पानी और फूल चक्र के बाहर उस आत्मा की ओर अर्पित कर दिए। जैसे ही उस पवित्र जल की बूंदों ने उस आत्मा को छुआ, वो दर्द से चीखी, लेकिन इस बार उसकी चीख में गुस्सा नहीं, बल्कि एक तकलीफ थी, एक मुक्ति की तकलीफ। उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में बदलने लगी। वो पीला चेहरा, वो नफरत, सब कुछ उस रोशनी में समाता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो रोशनी ऊपर आसमान की ओर उठी और अंधेरे में विलीन हो गई। हवा फिर से चलने लगी। सन्नाटा टूट चुका था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। वो जा चुका था, हमेशा के लिए। उस रात के बाद हमारे साथ कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। हम सब अपने अपने घर लौट आए और अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश करने लगे। हम अब वो पहले जैसे लापरवाह और गुस्सैल लड़के नहीं रहे थे। उस हादसे ने हमें जिंदगी का वो सबक सिखाया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जिंदगी की कीमत, गुस्से का अंजाम और माफी की ताकत, ये सब हमने उस खौफनाक अध्याय में सीखा था। आज भी जब हम तीनों दोस्त मिलते हैं तो हमारी आंखों में वो खौफ तैर जाता है। वो एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा, लेकिन हमें इस बात का सुकून है कि हम उस लड़ाई में एक साथ थे और हमने मिलकर न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, मुकेश गुजर भाई भरतपुर राजस्थान से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, सफीक भाई सऊदी अरब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बू सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से,
अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकीराव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अलीना अयान जफिरा इम्तेज भाई दुबलीन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्र भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मौर्या ट्यूश से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनु जी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, अक्षय कुमार भाई चौरा से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाह जी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।